टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। तुम्हारा प्राइवेसी, अब तो प्राइवेसी देखो, जिसको लगता है जो भी स्मार्टफोन यूज कर रहा है तो वो एक बात समझ ले कि उसका लाइफ में कुछ प्राइवेसी नहीं है। जो हम भी यूज करते हैं, सब यूज करते हैं, तो हम लोग जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, हम लोग के लाइफ में कुछ प्राइवेसी नहीं है। तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या सर्च कर रहे हो, तुम क्या फोटो स्टोर करके रख रहे हो अपना फोन में, तुम क्या खाना ऑर्डर कर रहे हो, तुम दिन भर में कौन कौन सा जगह जा रहे हो, किससे किससे बात कर रहे हो, क्या चीज तुमको पसंद है, क्या चीज तुमको ना पसंद है, ये सब इंफॉर्मेशन पता है। किसको पता है? जितना भी एप्स तुम इंस्टॉल करके रखे हो और परमिशन देके रखे हो, होता है ना, जब ऐप इंस्टॉल करते हो तो परमिशन मांगते हैं, लोग पढ़ते नहीं, ऑल ओके मार देते हैं, तो वो सब इंफॉर्मेशन उन लोग के पास चला गया। तुम्हारा फोन में कितना कॉन्टैक्ट्स है, तुम किससे ज्यादा बात करते हो, किससे कम बात करते हो, खाना तुमको क्या पसंद है, तुम क्या सर्च कर रहे हो, एवरीथिंग पता है उन लोगों को। तो प्राइवेसी से तो तुम्हारा दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं रहता है। तो देखो, आज हम लोग चैप्टर नंबर 30 जो IAC क्लास 11 कॉमर्स चैप्टर नंबर 30 और WB क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। तो ये चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को, ठीक है। सबसे पहले ई बिजनेस, व्हाट डज ई बिजनेस स्टैंड्स फॉर? ई बिजनेस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए, ई बिजनेस का मतलब है डूइंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो गया है ना। आज के डेट में तुम देखो, ई बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो गया है। सब कोई अपना बिजनेस को इंटरनेट में ले जाने का कोशिश कर रहा है। क्यों? क्या रीज़न है? बिकॉज मार्केट का डिमांड ही ऐसा है। हम लोग पहले, आज से 2 साल 3 साल पहले थोड़ी ना ऑनलाइन पढ़ाते थे, बट अभी पढ़ा रहे। क्यों? बिकॉज इट हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट। तुमको रीच बढ़ाने के लिए, अपना इम्पोर्टेंस क्रिएट करने के लिए ई बिजनेस करना ही पड़ेगा। तो ई बिजनेस का मतलब, ई बिजनेस मीन्स डूइंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। E-business is defined as the transaction carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication in place of paper-based methods of communication. तो E-business का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जहाँ पे तुम इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के मदद से पेपरलेस अपना काम कर रहे हो, है ना। तो ऑन ई बिजनेस में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट मैकेनिज्म रहता है। सबसे पहले तुमको ये समझना है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट मैकेनिज्म ई बिजनेस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है पेमेंट कलेक्शन। तुम लोग एक चीज़ देखे होगे, अगर तुम लोग नोटिस किए हो कि नहीं, हम भी किए हैं। जब हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, तुम देखोगे वहाँ पे कोड में दिया हुआ है कैश ऑन डिलीवरी 1000 रुपया, तो वहाँ दिया हुआ रहेगा अगर गूगल पे करो या क्रेडिट कार्ड से दो या डेबिट कार्ड से दो तो तुमको 2% 3% कम चार्ज देना पड़ता है। ये चीज़ हम लोग नोटिस किए हैं, तुम लोग नोटिस किए हो। क्यों भाई? कंपनी को तो पैसा लेने से ना मतलब है, चाहे तुम कैश दो या तुम कार्ड से दो। अभी तुम हमको फीस दोगे 1000 रुपया, तुम हमको कैश दो या तुम हमको जीपे करो, मेरे पास तो 1000 ही रुपया आएगा, हमको कोई फर्क पड़ेगा? तो हम तुमको क्यों बोलेंगे कि अगर जीपे से दोगी तो 950 देना होगा, 50 रुपया कम। कुछ तो लॉजिक होगा तभी ना। इसका बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक ये है कि कैश जो तुम कलेक्ट करते हो ना, कैश कलेक्शन का भी चार्जेस लगता है। तुम पैसा लिए, वो पैसा को फिर तुम जाकर बैंक में डिपॉजिट करोगे, सब जगह से कलेक्ट करोगे, तो इसमें पैसा नहीं लगता है, इसमें खर्च होता है ना। मान लो 1 लाख रुपया कलेक्ट करके हमको अकाउंट में बिजनेस का डालने में मेरा 1000 रुपया खर्च हो जा रहा है 1%, तो हम यही 1% की जगह 0.5% 500 रुपया जो है छूट दे दे रहे, डिस्काउंट दे दे रहे। अब हमको लग रहा है तेरा कुछ तो बच रहा, 5% ही तो बच रहा है ना, चल भाई ऑनलाइन दे दे रहे, और कंपनी का भी 5% बच जा रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब रीज़न है क्यों तुमको ऑनलाइन में डिस्काउंट दिया जाता है। तो देखो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट मैकेनिज्म, द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग का क्या स्टेप्स है? व्हाट आर द स्टेप्स इन ऑनलाइन शॉपिंग? हमारा अंदर रूम का लाइट एंड फैन सब ऑफ कर देना, तो कोई नहीं है शायद।
वो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट मैकेनिज्म में। तो फाइंडिंग द सेलर, सबसे पहला स्टेप क्या है ऑनलाइन शॉपिंग का? तुमको सेलर को लोकेट करना होगा ना भाई, किससे खरीदे, ऑनलाइन खरीदे, ऑनलाइन या ऑनलाइन पढ़ना है। तुम लोग अगर यूट्यूब में क्लास भी करते होगे या कभी वीडियोस भी देखे होगे 10 में अपना या 12 में, तो सबसे पहले तुम लोग को ढूंढना पड़ता था कौन टीचर का देखना है। पहले सर्च मारे, उसके बाद टीचर सिलेक्ट करते हैं, कौन टीचर कौन चैनल का देखना है। तो उसी तरह जब तुम ऑनलाइन परचेज करने मांग रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग करने मांग रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप रहता है फाइंडिंग द सेलर। कौन से सेलर से हमको लेना है? अब वही सेलर से लेंगे जो भाई ऑनलाइन अवेलेबल है। अब हमसे कोई पढ़ने मांग रहा है कि कोई को ऑनलाइन टीचर ट्यूशन पढ़ना है और हमसे ही पढ़ना है, तो जब हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे तभी ना वो पढ़ेगा। समझ में आ रहा है बात? दूसरा है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। तुम चेक कर लिया भाई हाँ ये सेलर से खरीदना है, तो अब उसका प्रोडक्ट तुम सिलेक्ट करोगे, वो ये सेलर से क्या खरीदना है। समझ में आ रहा है बात? थर्ड है प्लेसिंग दी ऑर्डर। क्या करोगे तुम? ऑर्डर को प्लेस कर दोगे। उसके बाद आता है पेमेंट मैकेनिज्म। ऑर्डर प्लेस करने के बाद, ये सब तो तुम लोग ऑलरेडी किए हो, कोई नया चीज़ नहीं है, बस हम तुम लोग को समरी बता रहे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद पेमेंट मैकेनिज्म। अब क्या क्या ऑप्शन है पेमेंट में तुम्हारे पास? तुम अगर फ्लिपकार्ट से सामान मंगा रहे हो, तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है? कोड, कैश ऑन डिलीवरी, दूसरा और नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड और वो तो EMI हो गया। डिजिटल पेमेंट, डिजिटल वॉलेट्स, पेटीएम वॉलेट से दे रही है, फ़ोन पे का वॉलेट से दे रही है ना। वॉलेट में भी तो पैसा हम लोग रखते हैं, तो उसको बोलते हैं डिजिटल कैश। डिजिटल कैश से भी तुम पेमेंट कर सकते हो। तो ये सब है अलग अलग पेमेंट मैकेनिज्म। उसके बाद क्या आता है? पेमेंट के बाद डिलीवरी, तब ना तुमको गुड्स डिलीवर करेगा। पेमेंट मैकेनिज्म चूज करने के बाद तुमको डिलीवर्ड होगा प्रोडक्ट। एंड लास्ट है पोस्ट सेल एक्टिविटी। पोस्ट सेल एक्टिविटी का मतलब होता है आफ्टर सेल सर्विस। बहुत सारा टाइम, बहुत सारा, मेरा बहुत सारा फ्रेंड लोग मंगवा लेते हैं सामान। क्या हुआ? तो कल तो क्लास था ही, आज अरे सर कल पता नहीं सर, कल हम आएंगे कि नहीं सर? कल हम पापा के साथ बाहर, शायद कल शायद आयान भी आ गए हैं। वो भी जा रहे तुम्हारा पापा का साथ बाहर? अरे नहीं सर, उसका तबीयत ठीक नहीं सर, रहे सर, तो पता नहीं कहाँ से। तुम ही लोग तो उसको जिम क्या है लेके जा रहे हैं? हम लेके आ रहे हैं, हम बोला उसको जा जिम का। तो नहीं सर, उसका बॉडी जब से हैदराबाद से तब से बीमार। जाओ डॉक्टर देखा, फीस कार्ड लाए? हरा गया सर मेरा। कहाँ से ला रहे? हेलो, चलिए सर हम आपको बता रहे हैं, अच्छे के लिए। अच्छा ठीक। हाँ बोलिए। नहीं तो देखो, पोस्ट सेल एक्टिविटी का मतलब होता है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस बहुत सारा तुम लोग के फ्रेंड्स में भी, मेरे फ्रेंड्स में भी लोग, तुम लोग क्या करते हैं? सामान मंगवा लिए, 7 दिन का रिप्लेसमेंट है या रिटर्न है, यूज़ करके ये कर दिए। एक स्टूडेंट आता था तुम लोग सीनियर बैच का, तुम लोग को स्कूल का, आलिम, जानते हो आलिम को? हाँ, इबरात लोग के बैच में था। वो ऐसे करता था, महंगा महंगा वॉच मंगा लिया, घड़ी मंगा लिया, पहना हुआ भाई, 7 दिन में रिटर्न पॉलिसी है। उसके बाद कोई शादी हो रही है किसी का, मंगवा लिए, पहने और पहन के 7 दिन के अंदर रिटर्न। अब पैसा आ जाता था उसका वॉलेट में वापस, होता है ना। तो पोस्ट सेल एक्टिविटी मतलब तुम रिटर्न करो, फीडबैक दो, एक्सचेंज करो, ये सब क्या है? स्टेप्स है इन ऑनलाइन शॉपिंग। क्लियर पॉइंट? समझ में आया? चलो अब आते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का क्या स्कोप है? कितना तरह से ई बिजनेस हो सकता है? एक है B2C कॉमर्स। सर B2C कॉमर्स का क्या मतलब है? B मतलब बिजनेस, C मतलब कंज्यूमर। ये सब जो कॉमन है, बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स। यहां पे ट्रांजैक्शंस होता है बिजनेस और एक कस्टमर के बीच में, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सब एग्जाम्पल है B2C कॉमर्स का। दूसरा आता है B2B कॉमर्स, जहां पे B2B बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहा है। इस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम लोग बोलते हैं B2B। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ITC एक बिजनेस एंटरप्राइज है। ITC एक बिजनेस एंटरप्राइज है ना। ये लोग टाई अप कर लेता है
मॉन्जिनीस के साथ, मॉन्जिनीस या मियोमोर के साथ, कि भाई मेरा गेस्ट जो आएगा उन लोगों को सबको केक हम लोग देते हैं। अभी क्रिसमस आया हुआ है तो हम लोग जो भी आएगा वेलकम एक केक देंगे सबको, तो वो केक तुम हम लोग को बना के देना। तो मियोमोर किसको बना के दे रहे हैं? आईटीसी को। तो मियोमोर भी एक बिजनेस इंटरप्राइज है और आईटीसी भी एक, तो दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसको बोलते हैं B2B। तुम लोग अगर होटल जाते होगे तो देखते हो ना, अगर कहीं पे तुम रुके हो होटल एंड ऑल में, तो वो लोग तुमको साबुन प्रोवाइड करता है, शैम्पू प्रोवाइड करता है, तो वो लोग भी तो कहीं से खरीद के लाता होगा। तो वो लोग और जो बेचने वाले, इन लोग के बीच में कौन सा है ट्रांजैक्शन? B2B है ना। फिर आता है इंट्रा-B। इंट्रा-B मतलब जब सेम ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग डिपार्टमेंट में ट्रांजैक्शंस होता है, इसको बोलते हैं इंट्रा-B। इंट्रा मतलब इनसाइड, बी मतलब बिजनेस, इनसाइड बिजनेस कॉमर्स मतलब बिजनेस के अंदर में ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कुछ ले रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेलिंग डिपार्टमेंट को कुछ दे रहा है, तो ये सब ट्रांजैक्शन। दिस इन्वॉल्व्स इंटरैक्शंस एंड डीलिंग्स अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड पर्सन विद इन अ फर्म। अब आता है C2C। C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जहां पे एक कंज्यूमर दूसरा कंज्यूमर को डायरेक्टली बेच रहा है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल बोलो, जहां एक कंज्यूमर दूसरा कंज्यूमर को बेच दे रहा है सामान। बहुत क्विकर, क्विकर में हम लोग क्या करते हैं, हम पुराना सामान बेच देते हैं ना। और OLX, तुम फोन खरीदते हो OLX से, क्विकर से किसी कोई कंज्यूमर से ही खरीदते हो, है ना। तो इस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को बोलते हैं C2C। तो क्या स्कोप है ई बिजनेस का? B2C, C2C, B2B एंड इंट्रा-B। क्लियर हुआ पॉइंट? और भी बहुत सारा है B2G एंड ऑल, बट तुम लोग के सिलेबस में नहीं, तुम लोग के स्कोप में बस इतना ही तुमको पढ़ना है। अब आते हैं सर ई बिजनेस का एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है? दोनों ही है। ई बिजनेस का अपना एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, दोनों ही रहता है ना। सर पहले एडवांटेजेस पढ़ा दीजिए। ई बिजनेस का, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या बिजनेस ओवर द इंटरनेट का क्या एडवांटेज हो सकता है? तुम लोग बताओ हमको एक एक करके। कामरान, ई बिजनेस का क्या एडवांटेज तुमको लगता है? बोलो जैद। मैक्सिमम रीच या ग्लोबल रीच ई बिजनेस है। जैसे कि हम यहां बैठकर, अगर कोई ICSE का स्टूडेंट है जो कि कश्मीर में है या केरला में है, गुजरात में है, मुंबई में है, क्या हम अपने घर में बैठ के नहीं पढ़ा सकते ऑनलाइन उसको? ऑब्वियसली। तो तुम्हारा रीच बढ़ जाता है। अब ये वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो का रीच कहीं भी जा सकता है। समझ में आ रहा बात? तो सबसे पहले है ग्लोबल रीच या ग्लोबल चॉइस। समझ में आया? तो ई बिजनेस का पहला एडवांटेज ग्लोबल रीच, रीच तुम्हारा ग्लोबली हो जाता है। और ग्लोबल चॉइस, चॉइस भी तुम्हारे पास ग्लोबल है, जो चूज करना है करो। दूसरा है इंप्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस, क्वालिटी ऑफ सर्विस। अभी देखो ऑनलाइन हम लोग पढ़ा रहे, अब हम पढ़ाए, कोई और भी देखकर स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। अब हम लोग दोनों ही क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग का क्वालिटी बेस्ट हो। क्यों? क्योंकि सबको ही देख रहा है। पहले क्या था, हम जो तुम लोग को पढ़ाए बस तुम ही लोग जानते हो, वो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं जान रहे हम क्या पढ़ा रहे हैं। बट अब मेरा कॉम्पिटिटर भी मेरा वीडियो देख रहा है, तो देख रहा है अच्छा ये ऐसे ऐसे करके पढ़ा रहा है, चलो हम भी ऐसे ही पढ़ाएंगे बेटा। समझ में आए बात? और ये चीज़ हुआ है अभी रिसेंटली, हम नाम नहीं लेके बोलना चाह रहे, अभी रिसेंटली हुआ है। हम चेक किए बीकॉम सेमेस्टर 1 का एक चैप्टर हम स्टार्ट किए 1 महीना पहले, और पढ़ाए जिस तरह से हम पढ़ाए और जो हम सम्स कराए डिक्टो सेम टू सेम वैसे ही पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ। कल हम देख रहे, एक बहुत फेमस है हम लोग का यहाँ का कोचिंग सेंटर, उसका जो टीचर है वो वैसे ही कर रहा है। हम देख के शौक हमने, ले बाबा देखो ऐसे। तो होता है इम्प्रूव, ठीक है बेटर, अच्छा है, क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूव कर रहा है, कंपटीशन इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। दूसरा है मास कस्टमाइजेशन या पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ऑनलाइन तुम बेच सकते हो प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल
हम देखें ये जो है ना, ये एवरीडे हर संडे को फूड ऑर्डर करता है एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से। चलो इसके लिए कुछ उस तरह से डिज़ाइन करते हैं ऑफ़र, ये जो है 1 से 5 तारीख तक इसका सैलरी आता है और ये घर का पूरा राशन वाशन मंगवाता है, इसके लिए उस तरह से कस्टमाइज़ करते हैं ऑफ़र को। तो कस्टमाइज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तुमको मिल सकते हैं ऑनलाइन। सप्लाई चेन इरेडिकेशन, सप्लाई चेन पहले क्या होता था, कोई सामान बेचना है वो तुम होलसेलर को, एजेंट को बेचो, एजेंट होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर तुमको बेचेगा, 10 रुपये का सामान तुमको मिल रहा है 50 में। अब इतना डिस्काउंट ऑनलाइन वाला क्यों देते हैं? जितना सस्ता में तुमको फ्लिपकार्ट या अमेजोन में सामान या राशन मिल रहा है उतना तुमको मोदी दुकान में नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो लोग का सप्लाई चेन बहुत बड़ा है ना, समझ में आ रहा है बात? सप्लाई चेन बहुत बड़ा है, वो खुद ला रहे हैं उतना महंगा में। बट ये जो अमेजोन वाला है, फ्लिपकार्ट वाला है, वो लोग डायरेक्टली ले रहे हैं मैन्युफैक्चरर से और बीच में कोई एजेंट नहीं, कोई होलसेलर रिटेलर नहीं बेच दे रहा है। 50 का सामान 70 में बेच दे रहा है, और ये मोदी दुकान में 50 का सामान तुमको 100 रुपया MRP है, तुमको 90 में दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद खरीद के लाए 80 में, तो वो तुमको 70 में कैसे देगा? समझ में आया बात? तो सप्लाई चेन शॉर्ट कर देता है, शॉर्ट करने से कॉस्ट रिड्यूस होता है ना, सेविंग्स और रिडक्शन इन कॉस्ट। फिर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या न्यू बिजनेस प्रोडक्ट, ई बिजनेस से तुम नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो, न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कन्वीनियंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो अब तुमको टाइम मिल रहा है रात का 12 बजे 11 बजे राशन खरीदने का, तुम जाओगे 11 बजे 12 बजे रात में मोदी दुकान को, मोदी को खुला के बोलोगे चल राशन दो हमको, वो देगा नहीं। ऑनलाइन तुम ऑर्डर करो, तुमको 12 बजे रात में टाइम मिला, 12 बजे रात में ऑर्डर कर दो, है ना? अब तो डिलीवरी का भी कन्वीनियंस हो गया। स्लॉट रहता है कि भाई हम ऑफिस जाते हैं 10 बजे, तो हमको डिलीवरी जो है अर्ली मॉर्निंग कर दो, अर्ली मॉर्निंग डिलीवरी अवेलेबल है। लेट नाइट डिलीवरी चाहिए तो लेट नाइट इवनिंग डिलीवरी अवेलेबल है ना? तो कन्वीनियंस रहता है तुम्हारे लिए। पेपरलेस, सब कुछ पेपरलेस, ये नहीं कि बिल बनाना, ये करना, सब कैशलेस एंड पेपरलेस। स्पीड में ट्रांजैक्शन होता है, तो ये सब क्या है? एडवांटेजेस है। बट क्या इसका सिर्फ एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस नहीं है? हाँ, डिसएडवांटेजेस भी है ई बिजनेस का। क्या डिसएडवांटेज है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लिमिटेड पर्सनल टच। एक पर्सनल टच वाला फीलिंग नहीं आता है, पर्सनल टच वाला फीलिंग नहीं आता है। तुम मोदी दुकान में जा रहे हो, मोदी दुकान से जान पहचान हो गया तुम्हारा मोदी से, कभी कभार तुम उधार में भी उससे सामान लेके आ गए, तुमको दे देगा। तुम डेली भी खरीदोगे अगर जोमेटो से, तो क्या किसी दिन तुमको उधार में दे देगा जोमेटो कि जा भाई डेली तुम ऑर्डर करते हैं फूड, लो आज उधार में दे रहे? नहीं। बट अगर मान लो तुम एक नाश्ता दुकान है, डेली जाके तुम 50-60 रुपये का नाश्ता कर रहे हो, 6-7 महीने में तुमको पहचान गए, तो तुमको उधार नहीं देगा वो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, यही तो रहता है, जानते हैं लड़का वो। तो लिमिटेड पर्सनल टच तुमको नहीं आएगा। और हम लोग का हम लोग इंडियंस जो है, हम लोग बहुत ज़्यादा सोशलाइज्ड पीपल है, हम लोग लोगों के साथ सोशलाइज करना पसंद है। हम लोग मोदी दुकान जाते हैं तो मोदी से दोस्ती हो जाता है, सैलून जाते हैं तो सैलून वाला से दोस्ती कर लेते हैं। और ये ऑनलाइन वाला जो, इसीलिए देखो जो एजेड है उन लोग को ऑनलाइन उतना पसंद नहीं है। हम सब कुछ अपना घर में ला के ऑनलाइन दे देते, फिर भी मेरी अम्मी बाजार जाती है डेली, हफ्ता में 4-5 दिन। क्यों? कुछ रहे नहीं, अब उनका आदत हो गया, जाएंगे बात करेंगे दुकान वाला से, सब्जी वाला लोग से बात होगा, बाहर निकलेंगे 2-4 तो दोस्त मिलेगी, वो लोग भी बता ले, तो क्या एक सोशलाइजिंग का तरीका हो गया। तो ये पर्सनल टच ऑनलाइन में नहीं मिलता है। दूसरा, डिले इन डिलीवरी, बहुत सारा टाइम डिलीवरी में बहुत डिले होता है। अब तुमको अभी मतलब समझ लो अभी तुम्हारा घर में ज़रूरत है और तुम कहीं दूसरे जगह में हो, तो तुम ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, सब थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। जनरली अब तो हो गया है, ब्लिंकिट से तुम 30 मिनट के अंदर भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हो, बट जनरली क्या होता है, क्विक डिलीवरी नहीं होता। और इसमें क्या, तुम नीचे उतरे, सामान लिए, ऊपर आ गए, तो बहुत सारा टाइम डिले इन डिलीवरी, ये भी डिसएडवांटेज है। अनफेमिलैरिटी विद टेक्नोलॉजी, अब जो लोग टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पा रहे, वो लोग कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करेगा। अब मान लो तुम्हारा पापा को कुछ सामान खरीदना है, अब उनको आता ही नहीं है फ़ोन पे, गूगल पे कुछ यूज़ करना, तो वो तो नहीं कर पाएंगे ना। हाई रिस्क, बहुत रिस्क हाई रहता है फाइनेंशियल फ्रॉड का, ठीक है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस है ई बिजनेस का। क्लियर पॉइंट? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं ई बिजनेस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस।
ई बिजनेस को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज का ज़रूरत है? पहला है वेल डिज़ाइंड वेबसाइट। वेबसाइट अच्छा रहना चाहिए। देखिए अभी तुम लोग शायद यूज़ किए या नहीं कि क्रेट टाटा न्यू ऐप यूज़ किए हो, टाटा न्यू NEU या क्रेड ऐप्स हम यूज़ किए अभी रिसेंटली, हमको समझ ही में नहीं आ रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे यूज़ करना है। मतलब इतना ज़्यादा टफ ऐप है। और उसी जगह तुम फ्लिपकार्ट देख लो, अमेज़ॉन, सिंपल सा ऐप कोई भी यूज़ कर लेगा। तो तुम्हारा ऐप्स हो गया या वेबसाइट हो गया, उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा रहना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम है। दूसरा एडुकेट कंप्यूटर हार्डवेयर, तुम्हारे पास अच्छा कंप्यूटर हार्डवेयर रहना चाहिए। इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम ऑर्डर कर दिए और वहाँ से कैंसिल हो जा रहा, वहाँ ऑर्डर ही प्रोसेस नहीं हो रहा। तुम्हारे यहाँ से स्टार्टिंग में बहुत होता था, पैसा कट गया वहाँ गया नहीं, अब आदमी यहाँ टेंशन में। टेक्निकली क्वालिफाइड लोग तुम्हारे पास रहने चाहिए, टेक्निकली क्वालिफाइड वर्कफोर्स। और रिलायबल सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, भाई तुम पेमेंट रिसीव जो कर रहे हो, जो गेटवे में, पेमेंट गेटवे में, उसके ऊपर तुमको अच्छा ट्रस्ट रहना चाहिए। ई बिजनेस ओवर द ईयर ग्रो किया है। देखो 2007 में ई बिजनेस था 8,000 करोड़ का, जो बढ़ के 2016 में 7,60,000 करोड़ हो गया। तो सोचो 2023 में क्या हुआ होगा। ये तो डेटा आज फिर भी आज से 7 साल पहले गए, आज तो अराउंड से 30-40-100 करोड़ टच कर दिया होगा। अच्छा अब आते हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इश्यूज इन ई ट्रांजैक्शन। ई ट्रांजैक्शन में क्या क्या सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इशू है ना? इश्यूज तो है। पहला है ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांजैक्शन करने का रिस्क। क्या रिस्क हो सकता है ट्रांजैक्शन में? ऑर्डर के देने के वक्त कुछ गड़बड़ हो सकता है, डिलीवरी के वक्त गड़बड़ हो सकता है, पेमेंट के वक्त गड़बड़ हो सकता है। दूसरा है डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, जो डेटा स्टोर करके रखा जा रहा है, जो डेटा, उसको मिसयूज भी तो किया जा सकता है। तुम अपना कार्ड को सेव करके रखे हो पेटीएम में, है ना, तुम लॉगिन कर रहे हो, बार बार आईडी पासवर्ड मार रहे हो, रिस्क हो सकता है, हैक हो सकता है। तो ये रिस्क टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी, तुम्हारा प्राइवेसी। अब तो प्राइवेसी देखो, जिसको लगता है, जो भी स्मार्टफोन यूज कर रहा है, तो वो एक बात समझ ले कि उसका लाइफ में कुछ प्राइवेसी नहीं है। जो हम भी यूज करते हैं, सब यूज करते हैं, तो हम लोग जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, हम लोग के लाइफ में कुछ प्राइवेसी नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या सर्च कर रहे हो, तुम क्या फोटो स्टोर करके रख रहे हो अपना फोन में, तुम क्या खाना ऑर्डर कर रहे हो, तुम दिन भर में कौन कौन सा जगह जा रहे हो, किससे किससे बात कर रहे हो, क्या चीज तुमको पसंद है, क्या चीज तुमको ना पसंद है, ये सब इंफॉर्मेशन पता है। किसको पता है? जितना भी एप्स तुम इंस्टॉल करके रखे हो और परमिशन दे के रखे हो, होता है ना, जब ऐप इंस्टॉल करते हो तो परमिशन मांगते हैं, हम लोग पढ़ते नहीं, ऑल ओके मार देते हैं, तो वो सब इंफॉर्मेशन उन लोग के पास चला गया। तुम्हारा फोन में कितना कॉन्टैक्ट्स है, तुम किससे ज्यादा बात करते हो, किससे कम बात करते हो, खाना तुमको क्या पसंद है, तुम क्या सर्च कर रहे हो, एवरीथिंग पता है उन लोगों को। तो प्राइवेसी से तो तुम्हारा दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं रहता है ई ट्रांजैक्शंस में। समझ में आया बात? ये सब बोलने वाला बात है सिर्फ। अगर यकीन नहीं आएगा तो किसी दिन सर्च करना गूगल में, कोई भी एक प्रोडक्ट, फ़ोन का iPhone 15 प्राइस, iPhone 14 प्राइस या मोटरसाइकिल प्राइस, सर्च करना, उसके बाद फेसबुक खोलना और स्क्रॉल करना, सजेशन आएगा। तो फेसबुक को कैसी पता है तुमको आईफोन का ज़रूरत है? तुम सर्च करके उसको बताए। वो एक वेब सीरीज़ है असुर, बहुत अच्छा वेब सीरीज़ है, उसमें ये चीज़ को एकदम डिटेल में बताया गया। तुम सब कुछ अपना ऑल दे दिए हो, ऑल करके ट्रिक ऑल ओके सब तुम एग्री कर दिए। तुम्हारा कैमरा अगर हम चाहे, ये नहीं कि हम जब फोटो खींच रहे तब, वो चाहे तुम्हारा कैमरा ऑन करके दिन भर देख सकते हैं तुम क्या कर रहे नहीं कर रहे हो, तुम्हारा माइक ऑन करके वो सुन सकते हैं, तुम ही तो अलाओ ऑडियो अलाओ,
वॉइस अलाउ, गैलरी अलाउ तुम ही किए, उसके पास है एक्सेस सब, वो चाहे देख सकते हैं तुम्हारा कैमरा ऑन करके 24 घंटा तुम क्या कर रहे नहीं कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, एवरीथिंग। तो ये सब क्या है, डीमेरिट्स है। समझ में आया ई ट्रांजैक्शंस का, ई बिजनेस का। अब थ्रेट्स टू ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस का क्या थ्रेट्स है? पहला हैकिंग का डर है, दूसरा ब्रांड हाईजैकिंग का डर है कि तुम्हारा ब्रांड हाईजैक नहीं हो जाए। जैसे भी हम तुम लोग के एग्जांपल दिए, मेरा क्वेश्चन चोरी कर लिया कोई, है ना, तो होता है ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में होता ही है ये सब। इम्पर्सनाइजेशन का थ्रेट, तुम्हारे नाम से कोई और कर लिया। अब मान लो हम कुछ बेच रहे हैं, अब मेरे ही नाम से कोई दूसरा आदमी वही प्रोडक्ट बेचना चालू कर दिया, तो इसका भी डर रहता है ऑनलाइन में। फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, फ्रॉड ट्रेडिंग हो सकता है, वायरस आ सकता है तुम्हारा सिस्टम में, ये सब क्या है, थ्रेट्स है ई बिजनेस ट्रांजैक्शन में। अब मेथड्स टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कैसे करके तुम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हो? पहला है साइबर क्राइम सेल्स, कुछ भी तुमको उल्टा सीधा लगे संगे संग तुम साइबर क्राइम सेल्स में कंप्लेन करो। इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी, तुम देखते हो व्हाट्सएप में लिखा रहता है मैसेजेस आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, मतलब क्या है, वो सिर्फ बोलता है नहीं, व्हाट्सएप के पास सब डिटेल है, तुम क्या बात कर रहे नहीं कर रहे, तो इनक्रिप्ट करके रख सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर यूज कर सकते हो तुम। चलो अब आते हैं, तो ये हो गया ई बिजनेस। अब आते हैं आउटसोर्सिंग। सर आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है? अब देखो ध्यान से समझो बात को। एक मान लो एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डाइकिन, ठीक है। अब डाइकिन का कस्टमर केयर सर्विस नहीं है, डाइकिन का कस्टमर केयर सर्विस है, मान लो टूट गया, ब्रेक हो गया, तो उसके लिए तुम जाओगे कस्टमर केयर, क्या बोलते हो उसको, सर्विस सेंटर। अब यार डाइकिन सोचेगा यार हम अपना एसी बनाने में ध्यान दे या इन लोग का टूटा फूटा तार छूट गया, ये हो गया, ये सब में ध्यान दे। तो डाइकिन क्या करता है, जो सर्विस सेंटर वाला काम है उसको आउटसोर्स कर देता है कोई दूसरा कंपनी को कि तुम मेरे बिहाफ में करो, इसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग। अब अगर डिटेल में समझना है आउटसोर्सिंग को, अगर डिटेल में समझना है इसका मतलब क्या होता है, तो हम एक और एग्जांपल देते हैं आउटसोर्सिंग का। जैसे कि मान लो हम एक टीचर है, मेरा काम क्या है, पढ़ाना, बेस्ट से बेस्ट पढ़ाना, बेटर क्वालिटी में पढ़ाना, अच्छे से तुम लोगों को समझाना। बट पढ़ाने के लिए हमको टाइपिंग भी तो करना पड़ता है, क्वेश्चन पेपर टाइपिंग करना पड़ता है, एमसीक्यूज बनाना पड़ता है, पैम्फलेट अपना बनाना पड़ता है पब्लिसिटी के लिए, अपना यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल बनाना पड़ता है। अब यार हम पढ़ाने में ध्यान दें या यही सब करते रहे बैठ के, पीडीएफ बना, ये सब बनाए, तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो हम क्या चाहिए, किसी को हायर कर लिए कि बाबू सुनो तुम मेरे लिए ये सब काम कर दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हम सिर्फ पढ़ाएंगे, थंबनेल बनाना हो गया, पोस्टर बनाना हो गया, क्वेश्चन पेपर टाइप करना हो गया, एमसीक्यूज टाइप करना हो गया, ये सब काम आप कर दीजिए। तो हम क्या किए, आउटसोर्स किए अपना काम किसी दूसरा से, अपना मेन काम नहीं, जो सब्सिडियरी वर्क है, मेन काम तो हम करेंगे, पढ़ाएंगे हम, जो छोटा मोटा काम है उसको किसी दूसरा को करने दे दिए, इसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग। फ्री में नहीं दिया, बदले में पैसा भी देंगे। और जो काम करने दिया है, जो पर्सन, जैसे कि यहां पे हम काम करने दिए तो हमको बोला जाएगा आउटसोर्सर, और जिसको काम करने दिए वो पर्सन को बोला जाएगा आउटसोर्स्ड। सॉरी उल्टा बोल दिया, जो कंपनी काम दिया है उसको बोला जाएगा आउटसोर्स्ड, और जिस कंपनी को दिया गया है उसको बोला गया है आउटसोर्सर। समझ में आया बात? तो इसका कुछ फीचर्स है। पहला है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, और वो भी नॉन कोर एक्टिविटीज को। हम ऐसे थोड़ी वो आउटसोर्सर को बोलेंगे भाई मेरा बदली आके तुम पढ़ा लो, नहीं नहीं नहीं, पढ़ाएंगे तो हम, छोटा मोटा काम तुम करो। थर्ड पार्टी स्पेशलाइज एजेंसी रहता है और ये फीस चार्ज करता है, फ्री में नहीं करेगा। क्लियर हुआ पावर पॉइंट? सर क्या ज़रूरत है आउटसोर्सिंग करने का, कुछ बेनिफिट होगा तभी ना कर रहे, ऐसे थोड़ी कर रहे।
तो आउटसोर्सिंग का क्या बेनिफिट्स है? पहला बेनिफिट इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी सर्विस। अगर मेरे बदले में कोई क्वेश्चन पेपर टाइप कर देगा, सब कुछ कर देगा, तो मेरा टाइम तो बचेगा ना, मेरा तो दिमाग खट्टा नहीं ना होगा। क्लियर हुआ? तो पहला एडवांटेज। दूसरा रिडक्शन इन कॉस्ट, मेरा कॉस्ट बच जाएगा कि वही टाइम में हम अपना बिजनेस में लगा के और ज़्यादा उसको ग्रो करवा सकते हैं। तीसरा अपॉर्चुनिटी फोकस ऑन कोर बिजनेस, मेरे पास अपॉर्चुनिटी रहेगा, टाइम रहेगा कि हम अपना मेन बिजनेस के ऊपर ज़्यादा अच्छे से और फोकस पर कर पाए। इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी, अब अगर कुछ गड़बड़ हुआ टाइपिंग एंड ऑल में तो हम उसको पकड़ेंगे, क्या हुआ तुमको दिए थे, क्या कर दिए ये, तो अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो जाता है। लेटेस्ट डेवलपमेंट का बेनिफिट लिया जा सकता है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ और अच्छे से होगा। ठीक है। आउटसोर्सिंग को भी कुछ बेनिफिट मिलता है। आउटसोर्सिंग को क्या बेनिफिट मिलेगा? वही सेम चीज़ है। ठीक, तो इतना पढ़ लेना है। क्लियर? अब देखो आउटसोर्सिंग जनरली बीपीओ एंड केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये दो इंपॉर्टेंट फील्ड्स है आउटसोर्सिंग का। कॉल सेंटर में क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया, वो इलीगल स्कैमर वाला बात नहीं कर रहे हम, लीगल जो अच्छा कॉल सेंटर रहता है उसका बात करें। तो उन लोग क्या करते हैं? बीपीओ में काम जो आता है बाहर बाहर कंट्री से आउटसोर्सिंग ही तो करता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, अब वो ऑस्ट्रेलिया ही में अगर अपना सर्विस सेंटर पुट करेगा तो वहाँ का सैलरी हाई है लोगों का, इंडिया में दे रही है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो लोग यहाँ फ़ोन कर रहे हैं, अब मेरा बिल में ये प्रॉब्लम हो गया है, ज़्यादा बेसी हो गया है, लाइन चला गया है, सर्विस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में कम चीप लेबर है, वहाँ पे ज़्यादा महंगा देना पड़ेगा, यहाँ पे सस्ता में हो जा रहा है काम। तो देखो बीपीओ और केपीओ के बीच का डिफरेंस भी दे दिया। बीपीओ जो है ना, ये लो लेवल ऑफ इंडस्ट्री है जहाँ पे उतना एक्सपर्टीज का जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक हाई लेवल इंडस्ट्री है जहाँ पे हाई एक्सपर्टीज चाहिए तुमको। बीपीओ उतना ज़्यादा क्लाइंट के साथ इन्वॉल्व नहीं रहता है, लेकिन केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये लोग स्पेशलिस्ट रहते हैं, ये लोग क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। अब देखो स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग, जनरली हम लोग क्या क्या आउटसोर्स करते हैं। पहला फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्स कर देते हैं, भाई मेरे भी हाथ में पैसा तुम कलेक्ट कर लो, पेमेंट तुम कर दो। एडवर्टाइजिंग सर्विस को आउटसोर्स कर देते हैं कि भाई मेरे भी आप में एडवर्टाइजिंग तुम करना, प्रमोट करना मेरे ब्रांड को। कुरियर सर्विसेज आउटसोर्स हो जाता है, अमेजॉन क्या खुद आके घर घर सामान पहुंचाता है? नहीं, वो ई कार्ट हो गया या अलग अलग डिलीवरी पार्टनर लोग के साथ टाई अप करता है ना। और कस्टमर सपोर्ट सर्विस, वही कॉल सेंटर्स, कॉलिंग वाला, ये सब जनरली आउटसोर्स कर दिया जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलो, ये चैप्टर होता है हम लोगों का यहीं पे कंप्लीट। ठीक है, और इससे कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो वो हमसे क्लियर कर सकता है अपना डाउट। वीडियो ऑफ करके फ़ोन दे दो। स्मार्ट कार्ड नहीं है।